हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 8 आपके क्लास 11 बायोलॉजी का, विच इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चलो, तो अगर बात करें बेटा सेल की, तो सेल इज़ नॉन एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और बेसिक यूनिट का क्या मतलब है? तो इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो जब हम कहते हैं कि सेल जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बॉडी का, इसका क्या मतलब है? जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, तो आप सब तो हमें ये पता है कि एक जो सेल है, तो जब कई सारे सेल मिलते हैं बेटा, तब जाके एक टिश्यू बनता है। और जब कई सारे ऐसे टिश्यू मिलते हैं तब एक ऑर्गन बनता है। जब कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। एंड हेंस आगे चल के ये एक ऑर्गेनिज्म बनता है, फुल्ली फंक्शनल ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट? दैट इज वाई इट इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट। यानी कि किसी भी आते हैं बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है? तो सेल से बना हुआ है। अब अगर फंक्शनल यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका क्या मतलब है? देखो, पूरी बॉडी में कोई भी फंक्शन हो रहा है, ठीक है, सपोज आपकी बॉडी डाइजेशन कर रही है, तो क्या वो जो डाइजेशन है वो क्या वो सिर्फ आपका स्टमक ही करेगा? ऐसा तो नहीं है ना? कोई बॉडी में कोई भी फंक्शन करने के लिए उस पर्टिकुलर ऑर्गन का हर एक सेल इंडिविजुअली फंक्शन करता है, तब जाके वो टिश्यू या वो ऑर्गन कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर पाता है ना? जैसे कि जब जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हमने कहते हैं इसमें पढ़ा था, रेस्पिरेशन चैप्टर में क्या हो रहा था? रेस्पिरेशन चैप्टर में ऑक्सीजन बाहर से आ रहा था, वो ऑक्सीजन ब्लड से होते हुए कहाँ जाएगा? किसी टिश्यू में जाएगा, और टिश्यू से किसी सेल में जाएगा। और सेल में क्या होगा? इस ऑक्सीजन को यूज़ करके, है ना, इस ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, एंड हेंस हमारे पास एटीपी मिलेगा। ठीक है, तो ये हर एक सेल में हो रहा है। ठीक है, हर एक सेल में हो रहा है, यानी कि हर एक सेल एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जब कई सारे सेल कोई पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, तभी कोई एक टिश्यू किसी एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर पाएगा। हेंस हम इसीलिए कहते हैं कि जो सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट भी है, अलॉन्ग विद बीइंग द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। चलो, अब बेस्ड अपॉन कि जो सेल है वो कितने सेल हैं, ऑन दैट बेसिस जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर की अगर हम लोग बात करें, तो पहले अगर हम एक सेल की बात करें, सिंगल सेल की बात करें, तो सिंगल सेल जो है इट इज़ केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सच एज अगर हम बात करें अमीबा की बात करें, प्लाज्मोडियम की बात करें, तो बेटा दीज ऑल आर सिंगल सेल। लेकिन सिंगल सेल होने के बावजूद वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन मल्टी सेलुलर में बात करें तो सिंगल सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो कई सारे सेल को मिलाकर बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिसेलुलर की बात करें कि एनीथिंग लेस देन अ सेल डजंट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। एक सिंगल सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए केपेबल तो है, लेकिन किसी भी सेल से अगर थोड़ा सा भी कुछ कम हो गया तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल वायरस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेल। ठीक है, तो इसीलिए वायरस जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वायरस हमेशा एक्टिव या लिविंग कंडीशन में तभी रहेगा जब वो किसी होस्ट के ऊपर रहेगा। ठीक है, अगर वो ऐसे नॉर्मली अगर एटमॉस्फेयर में है तो वो वायरस एक्टिव या लिविंग फॉर्म में नहीं रहता है, वो नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसी टर्म को इनएनिमेट कहा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा हुआ है विच इज़ इनएनिमेट। क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल जो कोई भी सेल है, अगर वो सेल से थोड़ा सा भी कम है तो इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंटली लिविंग। ठीक है, वायरस जो है वो कैसा है? अगर वो सेल किसी होस्ट के बाहर प्रेजेंट है तो वो नॉन लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब वही वायरस किसी होस्ट सेल से अटैच हो जाता है या होस्ट सेल के अंदर चला जाता है तब वो लिविंग फॉर्म में आता है। ठीक है, यूनिसेलुलर सेल्स के एग्जांपल्स काफ़ी सिंपल है, बैक्टीरिया है, अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, और वही मल्टी सेलुलर सेल्स की बात करें तो
हम अपना ही एग्जाम्पल देते हैं, विच आर द ह्यूमंस एंड हायर प्लांट्स, वर्टिब्रेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो अब थोड़ा सा सेल की डिस्कवरी की हिस्ट्री में अगर हम लोग जाएं बेटा, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल डिस्कवर किया था। ठीक है, क्या किया था, सेल को देखा था। कैसे, उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। कैसे, उन्होंने कॉर्क सेल से एक्टिंग किया था। कॉर्क सेल क्या था, जो शैम्पेन की बॉटल जो होती है बेटा, उसमें कॉर्क लगा हुआ होता है ना, उसी का एक पतला सा उन्होंने हिस्सा काटा और फिर उसे माइक्रोस्कोप के अंदर डालकर देखा, तो उन्हें एक हनी कॉम स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, हनी कॉम के जैसा एक स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये जितने भी हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर जो है बेटा, अगर हम इसके एक सेल की बात करें, सो दिस वाज, उन्होंने इसे एज अ कंपार्टमेंट नाम दिया। ठीक है, दिस वाज सीन एज अ कंपार्टमेंट, और इस कंपार्टमेंट को ही टर्म्ड एज सेल्यूले। ठीक है, ये एक कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल्यूले टर्म दिया, और इसी सेल्यूले से ये आगे चल के सेल बना। ठीक है, कैसा बना, सेल बना। ठीक है, तो क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड डेड सेल। तो डेड सेल की अगर हम लोग बात करें तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। और अगर ये सेल है, डजेंट मैटर ये डेड है, तो इस सेल के पास क्या प्रेजेंट है भाई, सेल वॉल भी तो प्रेजेंट है ना। तो ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि हु डिस्कवर्ड द सेल वॉल, तो उसका आंसर भी रॉबर्ट हुक ही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बातें हो गई। चलो नेक्स्ट, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, सो नेक्स्ट वाज डेड सेल की बात होगी। अब बात करते हैं बेटा लिविंग सेल की। सो इट वाज एंटोन वैन लीeuwenhoek जिन्होंने पहली बार लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था, तो उन्होंने डिफरेंट सैंपल्स लिए थे, जैसे वाटर का सैंपल लिया था, सॉइल का सैंपल लिया था। ठीक है, इन सबको जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर डालकर देखा, तो उन्हें ऐसे सेल्स मिले, ऐसे ऑर्गेनल मिले जो कि सेल में मूव कर रहे थे। ठीक है, सो हेंस ही डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। ठीक है, इनके बाद आए बेटा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन वाज द पर्सन हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसमें से एक प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। तो ये इस न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, इट वाज द रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा, जब हम एनसीईआरटी की बुक देखते हैं बेटा, तो जो सेल चैप्टर है, उस सेल चैप्टर के जस्ट पहले एक साइंटिस्ट की फोटो है और उनके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। सो दैट साइंटिस्ट इज मिस्टर रामाचंद्रन। ठीक है, ही वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट, और उन्होंने सबसे पहले कोलैजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, कोलैजन क्या होता है ये हम लोग जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, और कोलैजन का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो डिस्कवर किन्होंने किया था, वो रामाचंद्रन सर ने किया था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। देखो, दो साइंटिस्ट थे, मैल्थियस स्केल्टन एंड थियोडोर श्वान। ठीक है, ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे। शेल्डन जो थे, ही वॉज अ बॉटनिस्ट। ठीक है, ही वॉज अ बॉटनिस्ट, वाइल श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने अलग अलग टाइम पे सेल के ऊपर स्टडी किया और अलग अलग फाइंडिंग्स को उन्होंने बताया। ठीक है, स्केल्टन साहब जो थे, उन्होंने 1838 में सेल के ऊपर स्टडी की और उन्होंने ये बताया कि प्लांट सेल जो है, ठीक है, आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, जो प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के सेल से मिलके बने हुए होते हैं, और इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को उन्होंने टिश्यू टर्म दिया। ठीक है, ही टर्म्ड देम एज टिश्यू। ठीक है, और क्या बताया कि प्लांट का जो सेल होता है उसके पास इट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ अ थिन आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर ये सेल है तो प्लांट सेल के आउटर मेम्ब्रेन पर एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसे उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया। क्या नाम दिया, इट वाज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और क्या कहा कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल का यूनिक फीचर है। ठीक है, सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। आपको पता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, और क्या, ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। क्या मतलब है, हमने ये पढ़ लिया है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी,
ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स कई सारे सेल्स को मिला के तो बने ही बने, साथ ही साथ सेल्स जो भी फंक्शन कर रहा है उसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। हमारे बॉडी में कुछ भी बनता है तो वो सेल ही तो बनाता है ना। तो सेल जो प्रोडक्ट बनाएगा उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। चलो, तो शेल्डन एंड श्वान साहब ने इतना तो कहते हैं बता दिया, ठीक है। लेकिन ये दोनों, अच्छा हाँ, श्वान साहब कब आए थे? ही केम इन टू 1839, ठीक है। अब देखो, इन दोनों ने काफ़ी हद तक कहते हैं सेल थ्योरी दिया था, लेकिन ही दे बोथ वे नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। उन्होंने सेल के बारे में पूरी बातें बता दी कि भाई, है ना, उनका आउटर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से एक बने हुए हैं, उनके प्रोडक्ट से एक बनते हैं। सेल वॉल जो है वो प्लांट में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि नए सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ तक की अगर हम लोग बात करें, सो दिस वॉज द ओरिजिनल सेल थ्योरी, ठीक है। जो इतना कहते हैं उन्होंने कहा, दिस वॉज द ओरिजिनल सेल थ्योरी, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये दोनों इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए थे, तब एक और साइंटिस्ट आए, ही वॉज रुडोल्फ वर्चॉ, ठीक है। इन 1855 उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और एक और टर्म या एक और थ्योरी ऐड की। वो थ्योरी क्या थी? उन्होंने कहा कि सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं। क्या मतलब है कि सपोज आपने बाइनरी फिजन्स पढ़ रखा होगा, ठीक है, कि अगर एक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो एक ही बैक्टीरिया टूट के दो नए बैक्टीरिया को जन्म देता है, राइट। दिस वाज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन। तो क्या हो रहा है, ये जो नए सेल्स बन रहे हैं बेटा, ये पुराने सेल्स से ही तो बन रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि ये बिल्कुल अचानक से एक प्रकट हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। इट इज़ नॉट डी नोवो, ठीक है। तो ये सेल्स जो है वो पहले जो सेल्स एग्जिस्ट करेंगे उसी से टूट के नए सेल्स बनेंगे, ठीक है। सो सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसी को कहा जाता है ओमनिस सेलुले सेलुला, ठीक है, ओमनिस सेलुले सेलुला। सो दिस वाज द मॉडिफिकेशन विच वाज मेड इन द एक्चुअल सेल थ्योरी, ठीक है। तो इन तीनों ही साइंटिस्ट्स के अपने अपने फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग रख के फिर हमारे पास आज का जो सेल थ्योरी है वो क्या कहता है? द फर्स्ट सेल थ्योरी इज द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, जो यहाँ पे पहले बताया गया था, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज द ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको वर्चो ने कहा था, ठीक है। तो सेल थ्योरी में आपको ये दो पॉइंट याद रखना है। कौन कौन सा? फर्स्ट इज द all living organisms are composed of cell and product of cells, and second one is the all cells arise from pre-existing cells. ओके, चलो अब बात करते हैं बेटा कि सेल के बारे में हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है, कि सेल में क्या क्या होता है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, कितने टाइप के सेल्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल्स की। बात करें तो आपने अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, जब आप सेल्स देखोगे तो प्लांट से बेसिकली प्लांट सेल को देखते हैं शो करने के लिए द मोस्ट कॉमन जो वो लिया जाता है, दैट इज द मोस्ट कॉमन सैंपल इज द ऑनियन पील। एंड सेल वॉल और ह्यूमन सेल को देखते हैं शो करने के लिए ह्यूमन चीक सेल को एज अ सैंपल लिया जाता है, ठीक है। जब हम प्लांट सेल को अगर देखेंगे तो हमें कॉमन चीज़ें क्या क्या मिलेंगी? सेल वॉल तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा और न्यूक्लियस मिलेगा। और वही जब हम एनिमल या ह्यूमन चीक सेल्स को देखेंगे, एनिमल सेल को देखेंगे, तो उसमें हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मिलेगा, सेल वॉल नहीं मिलेगा। क्यों? अभी हमने पढ़ा क्या भाई कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, वो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, अब सेल वॉल प्रेजेंट सॉरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि नहीं है, इसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया था, ठीक है, या सेल्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया। वो सेल्स क्या क्या थे बेटा? फर्स्ट वाज द प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड वाज द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में देखेंगे, आगे फिर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो,
पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें बेटा, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स देखो, प्रो का यहाँ मतलब बेटा पहले, ठीक है, और कैरियोटिक इज द सेल की बात हो रही है, ठीक है, न्यूक्लियस की बात हो रही है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है बेटा, दीज आर द सेल्स जो कि सबसे पहले आए थे, ठीक है, दैट इज वाई दीज सेल्स आर ऑल्सो नोन एज द प्रिमिटिव सेल्स, ठीक है, दीज सेल्स आर ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव सेल्स, ठीक है। इनमें क्या होता है बेटा, दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या तो एब्सेंट होता है, ठीक है, और अगर प्रेजेंट भी होता है तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। और क्या, सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट वेल डेवलप्ड और एब्सेंट, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स या तो वेल डेवलप्ड नहीं होंगे या तो एब्सेंट होंगे। अब सेल ऑर्गेनल्स में भी जब हम लोग बात करेंगे तो वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं, सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं, ठीक है। वहीं यूकैरियोटिक की बात करें बेटा, तो यूकैरियोटिक सेल्स को ट्रू सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हें ट्रू सेल्स भी कहा जाता है, और प्रोकैरियोटिक्स को स्यूडो सेल्स भी कहा जाता है या फॉल्स सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि यूकैरियोटिक जिन्हें हम ट्रू सेल्स कह रहे हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जब आप यूकैरियोटिक सेल को माइक्रोस्कोप में लगा के देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से न्यूक्लियस दिखेगा, ठीक है, दैट इज वाई वी से दैट यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, आगे हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई इन दोनों में डिफरेंसेस की बात कि भाई प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या क्या डिफरेंस है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या होती हैं। अब कोई भी सेल उठाकर देख लो, ठीक है, तो सब में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉमनली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वो क्या क्या चीज़ें हैं, यूनिवर्सल चीज़ें क्या क्या हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको सारे सेल में मिलेगा, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। राइबोसोम आपको दोनों सेल में मिलेगा, और साइटोप्लाज्म आपको दोनों सेल में मिलेगा, ठीक है। सो दीज थ्री आर द कॉमन टर्म्स इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेटा प्रोकैरियोट्स में थोड़ा सा और सेल्स के बारे में हम थोड़ा और देख लेते हैं ओवरव्यू। सेल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेज में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, देर आर अ नंबर ऑफ सेल्स विच डिफर इन डिफरेंट साइजेस, ठीक है। तो अभी तक का जो फाइंडिंग रहा है उसके हिसाब से तो स्मॉलेस्ट सेल जो हमें अभी तक मिला है दैट इज ऑफ द माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, इसका कहते हैं साइज कितना, इट इज अबाउट 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। और वहीं लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम लोग बात करें, लॉन्गेस्ट सेल की बात हो रही है, दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल। सो नर्व सेल जो है वो हमारा लॉन्गेस्ट सेल होता है। इट कैन बी फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर्स और फ्यू मिलीमीटर्स टू अप्रॉक्स 1 मीटर, 1 मीटर लंबा भी नर्व सेल होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। सो नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। और वहीं लार्जेस्ट सेल की बात करें, सबसे बड़े सेल की बात करें, तो इट इज द ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो एक सिंगल सेल होता है बच्चा, ठीक है, इट इज वन सिंगल सेल, ठीक है। सो इट इज द लार्जेस्ट सेल, ठीक है। अच्छा, एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो इट इज अराउंड 3 to 4 माइक्रोमीटर। आरबीसी का जो साइज होता है वो लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सेल्स विथ डिफरेंट साइजेस, ठीक है। स्मॉल याद रखना है आपको, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, लॉन्गेस्ट सेल इट इज द नर्व सेल एंड लार्जेस्ट सेल इट इज द ऑस्ट्रिच एग। चलो, अब अगर ये अलग अलग साइजेस का होता है तो ये अलग अलग शेप्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। कैसे शेप्स की बात करें तो अलग अलग शेप्स के एक सेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि डिस्क लाइक, आरबीसी का शेप हमने एक पढ़ रखा है, कैसा होता है, डिस्क लाइक ही तो होता है, कॉन्वेक्स होता है और डिस्क लाइक होता है, ठीक है। उसी तरह पॉलीगोनल, पॉलीगोनल जिसमें मल्टीपल क्या कहते हैं साइड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसका एग्जांपल डब्ल्यूबीसीज हो सकते हैं। कॉल्यूमरल सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स, ये हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, जैसे कि हमारे ट्रैकिया में एक तो प्रेजेंट है, और एपिथेलियम में एक तो प्रेजेंट है, और
फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच सेल की बात करें तो नर्व सेल्स के जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। अगर हमने न्यूरॉन्स चैप्टर पढ़ लिया होगा तो उसमें हमने ये देखा होगा कि नर्व्स भी कई सारे टाइप के हो रहे हैं, तो उसमें ब्रांच के एक्टिन सेल्स भी आते हैं। नेक्स्ट थ्रेड लाइक सेल्स की बात करें तो ट्रैकेट्स कुछ ऐसे होते हैं, दे आर इलोंगेटेड और टेपरिंग एंड्स होता है उनका, ठीक है, टेपरिंग एंड पॉइंटेड एंड्स, तो ये थ्रेड लाइक अपीयरेंस दे रहे होते हैं, ठीक है। सो ये सेल्स जो है वो डिफरेंट शेप्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब अगर हम लोग बात करें बेटा, नाउ वी विल स्टार्ट प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के बारे में आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने बताया प्रोकैरियोट्स आर आल्सो नोन एज द प्रिमिटिव सेल्स। क्यों? प्रोकैरियोट्स सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आए थे, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? सो दीज आर द बैक्टीरिया, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में क्या आएंगे? द बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया का एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएगा बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और भी कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, कोकस, बैसिलस एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स जो होंगे वो स्मॉलेस्ट इन साइज एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स, ठीक है। और दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, ये भी आपको पता है। और दे हैव फंडामेंटली सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है? फंडामेंटली सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब है बेटा कि आप कोई भी बैक्टीरिया उठा करके देख लो, ठीक है, डजेंट मैटर किसी भी वो है, किसी भी फैमिली, किसी भी जीनस का कोई भी बैक्टीरिया आप उठा करके देख लो, उनमें उनका जो फंडामेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सबका सेम होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें होंगी जो सब में कॉमन ही आपको मिलेंगी, ठीक है, सच एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको मिल जाएगा, कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, प्लाज्मिड है, न्यूक्लियोइड है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर बैक्टीरिया में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दैट इज वाई वी सी दैट दे हैव द फंडामेंटली सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अच्छा, अब बैक्टीरिया के शेप्स की अगर बात करें तो डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, सच एज पहले बात करें रॉड शेप का भी प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल बैसिलस, बैसिलस में जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इट इज़ द लैक्टोबैसिलस। अगर आपको पता हो लैक्टोबैसिलस क्या होता है, लैक्टोबैसिलस इज अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन आवर मिल्क, ठीक है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। सो इट इज अ गुड बैक्टीरिया। वहीं सर्कुलर शेप्स की बात करें बेटा तो सर्कुलर शेप्स का एग्जांपल हो जाएगा कोकस, ठीक है। कोकस में आते हैं, दीज आर द फैमिलीज। कोकस में आते हैं और क्या क्या आ सकते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस आ सकता है, ठीक है। वहीं कॉमा की बात करें तो कॉमा शेप, ऐसा कॉमा शेप का एग्जांपल होता है बेटा विब्रियो, ठीक है। अपने एक बीमारी है जो कॉलेरा कहते हैं, है ना। तो कॉलेरा जो है बेटा इट अकर्स बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। सो विब्रियो कॉलेरा इज अ बैक्टीरिया। कैसा शेप हो जाएगा? कॉमा शेप हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह स्पाइरल की बात करें, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक्ट होते हैं। दीज आर द स्पाइरल बैक्टीरिया और इनका एग्जाम्पल स्पाइरेलियम हो जाएगा, ठीक है। चलो, और प्रोकैरियोट्स की बात करें तो बेटा इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियाज में अगर हम बात करें तो सेल वॉल प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, बट दे लैक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, ठीक है। जितने भी डबल बाउंड मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है और न्यूक्लियस है। सबके पास डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो इनके पास दो लेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कौन कौन से? एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और वहीं सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन तो एब्सेंट होता ही है, साथ ही साथ जितने भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। नो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन कौन से? एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइक्रोबॉडीज एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट क्या होता है भाई? तो सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऑर्गेनल्स में बात करें तो सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। साथ ही साथ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या तो एब्सेंट है या तो अगर प्रेजेंट है तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। और क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है तो जो जेनेटिक मटेरियल जो होगा बेटा वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है।
जनरली हम अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो क्या होता है भाई, सेल है, सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में हमारा डीएनए प्रेजेंट है, विच इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, बैक्टीरिया में क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट है तो ये जो जेनेटिक मटेरियल ये बाहर प्रेजेंट होगा, ये डायरेक्टली कहाँ प्रेजेंट होगा, तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वो कहाँ प्रेजेंट होगा, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होगा। दैट इज वाई वी से दैट in the prokaryotes or in the bacteria the cytoplasm the genetic material is naked, ठीक है। और क्या, they do not have any histone protein, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है बेटा, डीएनए को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सॉरी क्रोमोसोम को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होता है, ठीक है। चलो, अब अगर मैं एक बैक्टीरिया का सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, बैक्टीरियल सेल का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाऊं तो हमें क्या क्या मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले तो जो आउटर वॉल जो है प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया का जो आउटर वॉल जो है प्रेजेंट होगा बेटा, सो द आउटर वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, एक प्रोटीन है जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है, ठीक है। द आउटर वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। और क्या, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद क्या प्रेजेंट होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगा, और सेल वॉल के जस्ट अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेटा वो एक पॉइंट पे आके अंदर की तरफ एक डिप्रेशन कॉज करता है, ठीक है, अंदर की तरफ ये डिप्रेशन कॉज करता है। दिस डिप्रेशन इज नॉन एज द मीजोजोम्स, ये क्या कहलाता है, ये मीजोजोम्स कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, ये जो हमारा सेल के अंदर का जो पार्ट है, तो यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, सबसे पहले तो भाई हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, दिस विल बी आवर साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, जैसे मैंने बताया कि जो कहते हैं जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, दैट जेनेटिक मटेरियल इज नॉन एज द न्यूक्लियोइड, ठीक है, वो न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। यही जेनेटिक मटेरियल अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता, ठीक है, तो हम इसे डीएनए, आरएनए या क्रोमोसोम कह रहे होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, ये जेनेटिक मटेरियल इट इज डायरेक्टली प्रेजेंटेड टू द साइटोप्लाज्म, हेंस वी आर नॉन एज, दिस इज नॉन एज न्यूक्लियोइड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या क्या प्रेजेंट होगा, इंडिपेंडेंट जेनेटिक मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये तो चलो डीएनए था, आरएनए भी एक तरह प्रेजेंट होगा, और आरएनए के साथ अगर राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, आरएनए के साथ अगर राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, देन दिस विल बी नॉन एज पॉलीराइबोसोम, ठीक है। आरएनए के साथ अगर डीएनए अटैच हो जाता है तो वो पॉलीराइबोसोम कहलाता है, ठीक है। और राइबोसोम्स भी एक प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कैसा राइबोसोम, 70S राइबोसोम। हम आगे पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, 70S राइबोसोम्स एंड 50S राइबोसोम्स, ठीक है। चलो, और क्या है बेटा, कि ये जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो, ये तीनों आपस में मिलके बैक्टीरिया का सेल एनवेलप क्रिएट करता है। क्या बनाता है, बैक्टीरिया का सेल एनवेलप बनाता है, ठीक है। ये तो था सेल के अंदर की बात। सेल के बाहर की बात करें बेटा तो हमें दो मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। एक तो हमें हेयर लाइक एक स्ट्रक्चर मिलता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम फ्लैजेला कहते हैं, ठीक है, विच इज नॉन एज द फ्लैजेला। फ्लैजेला किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ क्या प्रेजेंट, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं विच आर नॉन एज द पिलाई, ठीक है। पिलाई भी है तो लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच वी विल फाउंड इन अ बैक्टीरियल सेल। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हर एक स्ट्रक्चर को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, ठीक है। So this was all for this class. In next class, we will study about the prokaryotic cell, the bacterial cell in more detail, and after that we will start the eukaryotic cell. Okay. Thank you very much.